हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चिराग सीरीज के अंदर आज 10वीं की विज्ञान का दूसरा पाठ अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। लवण के बारे में या इस पूरे चैप्टर में और आज की पूरी कक्षा में हम जानेंगे कि लवण क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्षार की पहचान कैसे करते हैं, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अधातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की कक्षा में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि आज की जो क्लास में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। कक्षा 10वीं की विज्ञान है, पूरा हिंदी मीडियम का वैसे रहने वाला है। आपने अगर पहले क्लास या पहले चैप्टर की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चिराग बैच के नाम से। तो चिराग बैच को आप खोलिए और उसमें आपके अध्याय 1 की वीडियोस सभी डली हुई हैं। आपको आगे की जो भी क्लासें हैं वो सब प्लेलिस्ट में चिराग बैच के अंदर मिलेंगी, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। आज की कक्षा का आपको नोट से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके सब लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें। बात करते हैं हम लोग कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। जैसे बचपन से सब लोग सीखते आए हैं कि जो स्वाद में हमें जी खट्टे लगते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो स्वाद में हमें कसैले या कड़वे टाइप के लगते हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, ये मान लिया जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल हैं और जो कसैले हैं वो क्षार हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं क्या हर पदार्थ को आप लोग खाएंगे क्या, हर पदार्थ का आप लोग स्वाद चखेंगे क्या? तो नहीं। उसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने कुछ अनेक विधियां बनाई हैं जिसको हम बताते हैं अम्ल क्षार ज्ञात करने की विधियां। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं सूचक। क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे हम अम्ल क्षार के बारे में पता लगाते हैं जी वो कहलाते हैं। पहले हम अम्ल क्षार के बारे में जानेंगे। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर या जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में एच पॉजिटिव आयन देते हैं, जो एच पॉजिटिव आयन या एच धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और जो ओ एच ऋणायन आयन देते हैं जी वो आपके क्षार कहलाते हैं। आप कहोगे सर ऐसे तो समझ में नहीं आया। देखो, जैसे कि फेमस उदाहरण आप लोगों ने भी कभी कभी पढ़ा होगा, HCl। HCl के जैसे हम जलीय विलयन बनाते हैं, ये एच पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो भागों में टूट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका जो 2H बनता है ये पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव, और आपका SO4 2 नेगेटिव। तो जिसमें भी आपका ये पॉजिटिव बनेगा, जिसमें आपका H पॉजिटिव बनेगा, वो आपके क्या होते हैं? तो वो आपके अम्ल कहलाते हैं, अम्ल। चलिए बात करते हैं हम क्षार की। तो जिसमें OH आयन आपको माइनस में बाहर निकले, माइनस में OH रिलीज हो, वो आपके क्षार कहलाते हैं, मतलब बेस कहलाते हैं। जैसे आपका NaOH। NaOH को जब हम जलीय विलयन बनाते हैं तो ये बनेगा Na+OH नेगेटिव आयन। और अगर देखना है तो आप KOH को देख सकते हैं। तो KOH में K आपका पॉजिटिव होता है और OH आपका नेगेटिव होता है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें से H पॉजिटिव निकल रहा है तो वो आपका अम्ल कहलाता है, एसिड होता है। जिसमें आपका OH ऋणायन निकलता है वो आपका क्षार या बेस कहलाता है। तो क्षार को या OH को हम दूसरे नाम से जानते हैं, OH जो कहलाता है इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सी। OH को हम क्या कहते हैं? OH को हम जी कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन। OH जो ऋणायन होता है ये कहलाता है हाइड्रोक्सी आयन। तो ये तो हो गया हमारा अम्ल और क्षार। अब कुछ पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं कि कौन सा जी अम्ल होगा और कौन सा होगा क्षार। तो वो पदार्थ जो होते हैं जी उनको कहते हैं सूचक। ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं वो सूचक कहलाते हैं। जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं वो कहलाते हैं सूचक। सूचक जी दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है आपका प्राकृतिक सूचक और दूसरा कहलाता है आपका कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक मतलब ऐसे जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है या प्रकृति से मिलता है, उसको हमें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जो हमारे या वैज्ञानिक लोग, हम तो खैर नहीं बनाते, जो वैज्ञानिक लोग बनाते हैं वो कहलाता है जी आपका कृत्रिम सूचक। वो क्या होता है? कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है, हल्दी होता है, गुड़हल का फूल होता है, लाल पत्ता गोभी होता है। तो ये सब होते हैं प्राकृतिक सूचक के। तो हम सबसे पहले जान रहे हैं लिटमस के बारे में। तो लिटमस होता है
लिटमस लिचेन या लाइकेन, लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से बनता है जी। लिटमस पेपर जो होता है वो लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। आपसे पूछे कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, लिटमस पेपर कौन से रंग का होता है, तो लिटमस पेपर का जो रंग होता है जी वो होता है बैगनी। लिटमस पेपर का जो रंग है ये कैसा होता है, तो लिटमस पेपर का रंग बैगनी होता है। जब बात कर लें लिटमस अम्ल के साथ, जब लिटमस पेपर रहता है, जैसे अम्ल के अंदर हम लिटमस पेपर को डुबाते हैं, तो अम्ल के अंदर लिटमस पेपर को डुबाने पर लिटमस पेपर का रंग बदल के लाल हो जाता है। जैसे ही लिटमस पेपर अम्ल में डूबता है तो लिटमस पेपर का रंग बदल के कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए लिटमस पेपर को यदि हम क्षार में डुबोएं तो क्या होगा, लिटमस पेपर को यदि हम क्षार में डुबोएंगे तो क्या होगा। अगर लिटमस पेपर को क्षार में डुबोते हैं तो लिटमस पेपर का रंग जी नीला हो जाता है, नीला। अगर अम्ल में डुबोएंगे तो लिटमस पेपर का रंग लाल होगा, और क्षार में डुबोएंगे तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगर हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी के साथ क्या होता है, अगर हल्दी को हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं, हल्दी को हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो कौन सा रंग आता है, और हल्दी को क्षार के संपर्क में लेके आते हैं तो कौन सा रंग आता है। अगर हल्दी को आप अम्ल के संपर्क में लेके आओगे तो ये पीला रंग देगा। कौन सा रंग, ये देगा पीला रंग। और यदि हल्दी को हम क्षार के संपर्क में लेके आएंगे तो ये लाल रंग देगा, लाल रंग। या कपड़ों पे आपने जो दाग लगते हैं, आप लोग सब्जी वगैरह खा रहे हो और आपके कपड़ों पे सब्जी गिर जाए, दाग लग जाए, क्योंकि सब्जी में हल्दी होता है, और आप उससे को साबुन से या आपका जो वॉशिंग पाउडर आता है उससे आप धो दो, तो उस जगह पे आपका लाल रंग का निशान होता है। क्यों होता है, क्योंकि हल्दी आपका एक इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। और जो आपका साबुन होता है जी वो होता है एल्काइली, मतलब क्षारीय होता है। और क्षार जब अम्ल के संपर्क में आता है, सॉरी, हल्दी जब क्षार के संपर्क में आती है तो लाल रंग छोड़ती है, और अम्ल के संपर्क में आती है तो हल्दी का रंग मतलब पीला रंग छोड़ देती है। जब बात करते हैं हम कृत्रिम सूचक की, कृत्रिम सूचक में सबसे पहला सूचक आता है जी मैथिल ऑरेंज। अब मैथिल ऑरेंज का यदि रंग आपसे पूछे कि मैथिल ऑरेंज किस रंग का होता है, मैथिल ऑरेंज किस रंग का होता है, तो मैथिल ऑरेंज का जो रंग होता है, ये मैथिल ऑरेंज का रंग होता है नारंगी, ऑरेंज कलर का। मैथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, मैथिल ऑरेंज का रंग नारंगी होता है, नारंगी। तो अम्ल के साथ ये कैसी क्रिया करता है, अगर हम मैथिल ऑरेंज की क्रिया हम किसी अम्ल के साथ करवा दें, मतलब मैथिल ऑरेंज को अम्ल के उपस्थिति में रखा जाए और मैथिल ऑरेंज को क्षार की उपस्थिति में रखा जाए, तब कौन सी क्रिया होगी, कैसा रंग प्राप्त होगा। अगर हम मैथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, अगर मैथिल ऑरेंज की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो ये आपको लाल गुलाबी रंग देता है। कौन सा, लाल गुलाबी बोल दें, या फिर इसी को गहरा गुलाबी भी बोलते हैं, लाल गुलाबी या फिर गहरा गुलाबी। कौन सा रंग देगा, तो लाल गुलाबी। यदि आपका मैथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल गुलाबी रंग प्रदान करता है, ऐसा लाल गुलाबी रंग। और अगर आप मैथिल ऑरेंज क्षार के संपर्क में आता है, मैथिल ऑरेंज यदि क्षार के संपर्क में आएगा तो ये यहाँ पे देगा जी पीला रंग। कौन सा रंग, येलो कलर रंग प्रदान करता है, पीला रंग प्रदान। अगर हम फिनेप्थिलीन की बात करें तो फिनेप्थिलीन एक प्रकार का आपका केमिकल होता है, एक प्रकार का केमिकल है फिनेप्थिलीन। अगर फिनेप्थिलीन में हम अम्ल को रखते हैं, यदि अम्ल की क्रिया फिनेप्थिलीन के साथ या फिनेप्थिलीन को अम्ल के साथ उसको जोड़ के रखते हैं, टच करके रखते हैं, तो ये फिनेप्थिलीन जो है ना, अगर हम इसे अम्ल के साथ रखेंगे तो ये भाई कोई रंग नहीं देगा, कोई रंग नहीं देगा। हाँ, इसमें कोई भी रंग नहीं होता है, रंग नहीं होता है, रंगहीन लिख सकते हैं इसे। अगर फिनेप्थिलीन को हम अम्ल के साथ रखेंगे तो ये रंगहीन होगा, रंगहीन, कलरलेस, कोई भी रंग ये नहीं देता है। और अगर हम फिनेप्थिलीन को क्षार के साथ रख देते हैं, फिनेप्थिलीन को क्षार के संपर्क में लाते हैं, तो क्षार के संपर्क में लाने पर ये पिंक कलर देता है जी, पिंक कलर। कौन सा, गुलाबी रंग प्रदान करता है। इसमें आपके सभी प्रकार के जो सूचक हैं वो आपको एक ही स्लाइड में मिल गए, एक साथ मिल गए और क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। देखो, आपके प्राकृतिक सूचक दो, आपका जो है अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले पदार्थ सूचक होते हैं। सूचक क्या है, तो अम्ल क्षार की पहचान करने वाले, अम्ल क्षार की पहचान करने वाले पदार्थ, पहचान
करने वाले पदार्थ जो अम्ल क्षार की पहचान करते हैं वो कहलाते हैं जी सूचक। सूचक आपके दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक आपके दो प्रकार के बताए, एक आपका यहाँ पे लिटमस पेपर और हल्दी। तो लिटमस पेपर जो है लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर का रंग बैंगनी होता है। अगर हम इसे अम्ल के साथ रखते हैं, अम्ल के विलयन में डुबोते हैं, तो इसका रंग लाल हो जाता है। और यदि इसे हम क्षार के साथ डुबोते हैं तो रंग नीला हो जाता है। हल्दी को यदि अम्ल के साथ रखेंगे तो इसका रंग पीला पीला आएगा। और यदि हम इसको क्षार के साथ रखते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। मैथिल ऑरेंज का रंग नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज ही होता है ये। अगर मैथिल ऑरेंज को हम अम्ल के साथ लेके जाएंगे तो अम्ल के साथ मैथिल ऑरेंज लाल गुलाबी रंग प्रदान करता है, और वहीं क्षार के साथ अगर लेके जाएंगे तो पीला रंग मिलेगा। और यदि हम फिनेप्थिलीन की बात करते हैं, फिनेप्थिलीन में अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं होगी, मतलब कोई भी रंग प्रदान नहीं होगा, आपका कलर लेस मिलेगा। और क्षार के साथ यदि हम क्रिया करवा देते हैं तो क्षार के साथ क्रिया करवाने पर ये हमें गुलाबी या पिंक रंग या पिंक कलर प्रदान करता है। ये होगा जी आपके सूचक। तो एक और सूचक होते हैं जिनमें हम सूंघ के पता लगा लेते हैं, स्मेल से हम पता लगा लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं गंधीय सूचक। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको हम सूंघ के या जिनके द्वारा उस पदार्थ का जो गंध होती है, गंध में परिवर्तन के द्वारा पता लगाते हैं, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे आपकी प्याज हो गई, देखो वे पदार्थ जो गंध में परिवर्तन करके अम्ल क्षार की पहचान करते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो गंधीय सूचक में कौन कौन से आते हैं? तो जी गंधीय सूचक में आता है आपकी प्याज। प्याज आपकी गंधीय सूचक होती है कि अगर प्याज को हम किसी अम्ल के साथ मिलाएंगे या क्षार के साथ मिलाएंगे तो ये गंध परिवर्तन करता है। अम्ल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, क्षार के साथ मिलाते हैं तो गंध परिवर्तन कर देता है। दूसरा जी आपका इसमें वेनिला होता है। वेनिला, प्याज हो गया, वेनिला हो गया, तो ये सब आपके गंधीय सूचक कहलाते हैं। ये कैसे सूचक होते हैं? ये हमारे गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया हम धातुओं से करवाते हैं तब क्या होता है। यदि किसी अम्ल की क्रिया हमने किसी धातु से करवा दी, तो जब भी अम्ल की क्रिया धातु के साथ होगी तो आपको धात्विक लवण प्राप्त होगा और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या होगा? अगर हम अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ करवाएं, अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाने पर हमें मिलेगा जी लवण, और लवण के साथ हमें प्राप्त होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मुक्त होगी? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से रिलीज होगी। चलिए बात करते हैं, कोई एक अम्ल लेके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया, सबसे सरल होता है जी HCl। HCl सबसे सरल है, इसको समझना सबसे आसान। HCl अम्ल ले लिया, और HCl अम्ल लेने के साथ हमने एक धातु ले ली जिंक। जिंक धातु की क्रिया जब हम HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा धात्विक लवण जिंक क्लोराइड, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जी मुक्त हो रही होगी। यहाँ पे मिलेगा हमें धात्विक लवण। ये धातु का लवण है जिंक क्लोराइड। धात्विक लवण कौन सा है? जिंक क्लोराइड। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। कोई और अगर लेके देखना है, जैसे आप ले सकते हो H2SO4, और H2SO4 की आप क्रिया करवा दो कॉपर धातु की। जैसे ही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया आप कॉपर के साथ करवाओगे तो कॉपर के साथ क्रिया करवाने पर आपको मिलेगा एक धात्विक लवण TuSO4। कॉपर सल्फेट का धात्विक लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही हो। कौन सी गैस मुक्त होगी? तो हाइड्रोजन गैस। अम्ल की क्रिया कभी भी हम किसी भी धातु के साथ करवाएंगे, अगर अम्ल की क्रिया हम धातु के साथ करवा रहे हैं तो धातु के साथ क्रिया करवाने पर हमें धात्विक लवण मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। चलिए जी, तो ठीक है। अगर हम यहीं पर क्षार की क्रिया करवाएं, अगर हम क्षार की क्रिया करवा देते हैं तो क्या होता है? अगर हम किसी धातु के साथ में क्षार की क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? अगर हम क्षार की क्रिया करवाते हैं, ठीक? कोई भी एक क्षार ले लेते हैं और क्षार की क्रिया हम करवा रहे हैं धातु के साथ। देखो, एक क्षार हमने ले लिया, बेस ले लिया, और बेस की क्रिया हम करवा रहे हैं जिस धातु, तब मेटल के साथ, तो हमें मिलेगा क्या? फिर हमें मिलेगा एक धात्विक लवण। एक धात्विक लवण मिल जाएगा, और लवण मिलने के साथ साथ हम हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कैसे होगी? देखिए, एक ले लिया हमने क्षार NaO। NaOH की क्रिया जैसे ही हमने करवाई, NaOH की क्रिया जैसे ही हमने किसी धातु के साथ करवा दी, कोई भी धातु के साथ, अगर हम किसी धातु के साथ करवाते हैं, मान लो हमने करवा दिया यहाँ क्रिया करवाई कोबाल्ट के साथ,
कोबाल्ट आपकी धातु होती है, कोबाल्ट धातु है कि नहीं है? जी नहीं है। कोबाल्ट एक धातु होती है ना। ये चलो कोबाल्ट के साथ नहीं करवानी है तो आप किसी और धातु के साथ करवा लो, जिसके साथ आपको सुटेबल लगे। जिसके भी साथ आपको करवाना हो उसके साथ आप क्रिया करवा दो, इसी के साथ भी। कोई भी एक धातु ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम आपस में क्रिया करेंगे और यहाँ पे इनका जी बनेगा एक धात्विक लवण। इनका क्या बनेगा? धात्विक लवण। ये दो अणु ले लेंगे, यहाँ पे बनेगा आपका MgO, MgONA2। और इसके साथ में हम बना रहे होंगे हाइड्रोजन गैस। इसके साथ में बाहर निकल रही होगी हाइड्रोजन गैस, किसी भी धातु के साथ। या आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसके साथ में हम पानी भी निकाल सकते हैं, पानी भी निकल जाता है आपका। लेकिन आपका जो है धात्विक लवण हमें प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है हमारी मुक्त होती है। अगर हमें इसका परीक्षण करना है तो जो हाइड्रोजन गैस आपकी बनेगी उस हाइड्रोजन गैस को आप आग के पास लेके जाओगे, कि हाइड्रोजन गैस के पास जैसे ही आप आगे लेके आओगे तो वो आपकी पॉप पॉप या फट फट करके जलने लगती है। कैसी जलेगी? तो फट फट करके जलने लगती है। तो यहाँ से एक आपसे ऑब्जेक्ट पूछता है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस को जलाने पर कौन सी ध्वनि कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस को यदि हम जलाते हैं तो किस प्रकार की आवाज के साथ जलती है, कैसी आवाज निकलती है? तो आंसर जो आप लिखोगे वो लिखोगे पॉप पॉप या फट फट। पॉप पॉप या फट फट की आवाज करके जलती है। फट फट की आवाज, पटाखे फूटते ना, वैसे आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। ये आगे हम बात करते हैं इसी में। गंधी सूचक हो गया आपका। आगे हम बात करते हैं जी उदासीनीकरण अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इस चैप्टर में आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्रिया क्या होती है? जब भी किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है, किसी अम्ल को जब हम किसी क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमें लवण और पानी प्राप्त होता है। कोई भी अम्ल ले लें, कोई भी अम्ल, तो अम्ल को जब हम किसी क्षार के साथ मिलाएंगे, अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पर लवण और पानी दोनों चीजें प्राप्त होंगी। क्या मिलेगा? एक आपको लवण मिलेगा और आपको साथ में जल मिलेगा, जल। तो ये दो चीजें प्राप्त होगी जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवाएंगे। इसी क्रिया को हम बोलते हैं जी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल का प्रभाव क्षार खत्म कर रहा होगा, क्षार का प्रभाव अम्ल खत्म कर रहा होगा। इस क्रिया को हम बोल देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी एक अम्ल, कोई फेमस अम्ल ले रहे हैं HCl और इसके साथ क्रिया करवा रहे हैं NaOH की। जैसे ही HCl की क्रिया हमने NaOH के साथ करवाई, इधर से H और इधर से HOH निकल के बनाएंगे H2O, और जो कुछ बचेगा वो कहलाएगा आपका लवण। NaCl बना हमारा लवण। NaCl प्लस H2O, ये बना हमारा लवण। NaCl आपका जो है घर का नमक होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, लवण है ये। अगर हमें और देखना है, और कोई क्रिया अगर हम देखते हैं, कोई भी क्रिया, तो जैसे हम यहाँ पे HCl की क्रिया करवा रहे हैं, HCl की क्रिया करवा रहे हैं हम MgOH के होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि HCl अम्ल की क्रिया करवाई जाती है तो क्या होगा? एक अम्ल लिया और एक क्षार लिया, क्रिया में आपका वही होगा जो होना है। बनेगा क्या? आपका जी एक लवण बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके साथ बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। बैलेंस कर लो यहाँ से, यहाँ पे बनेंगे 2H2O। ये बना MgCl2 लवण, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और उधर बन गया H2O। ये है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है और अम्ल क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। समझ में आया? ये आगे हम बात करते हैं, एक आपका टॉपिक अलग से आ जाता है जी पीएच स्केल। ये क्या होता है? अभी तक तो हम वो स्केल देखते थे लाइन खींचने वाली, वही स्केल देखा ना। इसमें साइंस में आपके में एक स्केल आता है जी जिसे बोलते हैं पीएच स्केल। तो आपके में ये एक नया टॉपिक है ये स्केल का।
अच्छा, पीएच का जो पहले हम पूरा नाम बता दें, तो पीएच का जो पूरा नाम होता है, पीएच का पूरा नाम ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं इसे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो पूरा नाम होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये काम क्या करता है पीएच स्केल? लाइन खींचने का काम तो ये नहीं करता, ये तो क्लियर है। काम ये क्या करता है, तो पीएच स्केल जो होता है ये आपको अम्ल और क्षार के बारे में बताता है। तो अम्ल क्षार तो हम पहले भी पता कर चुके, प्राकृतिक सूचक वो आपका सूचक था। यदि आपको किसी स्केल के माध्यम से अम्ल और क्षार के बारे में बताना है तो वो ये बताता है। अच्छा, ये बताता क्या है पहले ये देखो, तो एक स्केल होता है, ये मैं एक स्केल बना देता हूँ, ये देखिए एक स्केल होता है ये 14 तक, ना नाप के 14 ले रहे हैं, स्केल होता है ऐसे 14 तक, उसमें आपके नंबर लिखे रहते हैं, उसमें नंबर होते हैं जी बीच में जीरो, इधर एक, हाँ सॉरी एक नहीं 7, ऐसे एक लाइन होती है, और उस लाइन में क्या होता है 0 से 14 तक के नंबर लिखे होते हैं, एक ऐसी लाइन होती है, और इस लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ऐसे 14 तक नंबर लिखे होते हैं। एक लाइन होती है और 14 तक उसमें नंबर होते हैं। ये जो 14 नंबर होते हैं ये बताते हैं हमें अम्ल और क्षार के बारे में। ये 14 नंबर क्या बताते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में। देखिए, जो इसमें 7 नंबर होता है ये जीरो वाला, ये 7 बीचों बीच जो होता है, ये 7 नंबर जो होता है ये बताता है उदासीन। अगर कोई विलयन हमने रखा, उसमें स्केल को हमने डाला या स्केल के ऊपर विलयन को डाला, यदि उसकी पीएच वैल्यू 7 आती, यदि उसकी पीएच वैल्यू का मान 7 आता है तो विलयन कहलाता है उदासीन है, न्यूट्रल विलयन। यदि किसी विलयन का पीएच वैल्यू 0 से 7 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान, पीएच मान, अच्छा 0 से 7 यदि है, यदि 0 से 7 है तो वो कहलाता है आपका अम्ल। किसी भी विलयन का यदि पीएच मान 0 से 7 है तो वो अम्ल कहलाता है। यदि पीएच मान 7 के बाद और 14 तक है तो ये कहलाता है आपका, और यदि पीएच मान 7 है तो वो होता है जी उदासीन। वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में एक ग्राफ है, इसमें देखो ये है जी एक चार्ट, जो स्केल होता है वो स्केल बना है, और ये स्केल आपकी बुक का स्केल, आपकी विज्ञान में नंबर 2 में ये स्केल बना हुआ है। इसमें देखो यहाँ पे है नंबर 7, और 7वें नंबर पे लिखा है न्यूट्रल। 7वें नंबर पे क्या लिखा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, ना तो आपको उसमें अम्ल के गुण मिलेंगे, ना ही उसमें क्षार के गुण मिलेंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक बॉटल बनी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है वाटर, ऊपर क्या लिखा है, वाटर। 7 के ऊपर वाटर लिखा है, इसका मतलब है कि पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी उदासीन होता है, ना वो आपका खट्टा होता है ना कसैला होता है, पानी उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान 7 होता है। अच्छा, पीएच मान 7 के आप दाएं साइड देखोगे, 7 के दाएं साइड देखोगे तो क्षार मिलेंगे, और बाएं साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे अम्ल मिलने वाले हैं। तो 7 से लेके 14 तक यहाँ पे तो मिलते हैं जी क्षार, और यहाँ पे आप लास्ट में नाम देख रहे हो ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर। तो ड्राई क्लीनर होता है, इसको हम बोल सकते हैं जी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका पीएच मान जी 14 होता है। इधर आप आओगे तो इधर लिखा है बैटरी, और बैटरी के अंदर पाया जाता है HCl और H2SO4। H2SO4 और HCl दोनों का जो है पीएच मान लगभग बराबर होता है, क्योंकि HCl का पीएच मान आपका 0 होता है, और H2SO4 का पीएच मान 0 पॉइंटों में कुछ होता है। तो यहाँ पे ये दोनों, सबसे कम यदि पीएच मान पूछे तो सबसे कम पीएच मान जी HCl का होता है जो 0 होता है, और सबसे ज्यादा पीएच मान NaOH का होता है। उदासीन तो आपका वाटर है। और चीजों में यदि देखना है तो देखो एस्टोमिक एसिड, उसका पीएच मान 1 है, नींबू का पीएच मान 2 होता है, टमाटर में 4 होता है, कॉफी का पीएच मान 5 होता है, दूध का पीएच मान 6 होता है। तो दूध जो होता है वो थोड़ा सा अम्लीय होता है, दूध का पीएच मान 5 होता है। ब्लड जो खून होता है,
खून का पीएच मान एग्जैक्ट 7.4 होता है। खून का पीएच मान याद रख लेना कि रक्त जो है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, स्टोमक के अंदर हमारे जो पेट के अंदर अम्ल पाया जाता है, यूरेटिक अम्ल या HCl बोल देते हैं, लेकिन उसका पीएच मान जो होता है वो पीएच मान 1 होता है, अम्लीय होता है। उस अम्लीयता को, जब आपको एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी या अम्लीयता को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे एक टैबलेट खाते हैं। उस टैबलेट का जी पीएच मान देखो कितना होता है, 10। मतलब यहाँ पे अम्ल, जब शरीर के अंदर अम्लीयता अम्लीयता हो गई, आपके पेट के अंदर अम्लीयता हुई, एसिडिटी हुई, अम्ल का प्रभाव आया, तो उस समय आपको क्षार की गोलियां दी जाती हैं, ताकि जो अम्ल है वो क्षार से क्रिया करके लवण बना ले। क्या बना ले? लवण बना ले। इसलिए क्षार देते हैं। अमोनिया सोलियसम, उसका जीरा, और आपका जो साबुन होता है, इस साबुन का पीएच मान होता है 12। साबुन का पीएच मान 12 होता है। नीचे उसी का एक ग्राफ बना हुआ है। ये कलर है, का पीएच मान 1 होगा वो ज़्यादा रेड होगा, मतलब ये कलर देख है यहाँ पे, तो ये कलर आप लोग देख ले। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक चार्ट बनी है और उसमें जी पीएच वैल्यू लिखी है। एक चार्ट है और इसमें लिखा है पीएच वैल्यू। इस पीएच वैल्यू को आप, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर टिक कर रहे हैं, तो उसे आप आराम से पढ़ लेना, याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं। जैसे HCl होता है, HCl का जी पीएच मान 0 होता है। HCl का पीएच मान 0 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2। संतरा का पीएच मान यदि आपसे पूछता है, संतरा, तो संतरा का जो पीएच मान होता है वो 4 होता है। संतरा का पीएच मान 4 होता है। उसके बाद जो मानव लार होती है, जो मानव लार होती है, लार का पीएच मान यदि देखें, तो लार का पीएच मान होता है 6 से लेके 8, 6.8। ये लार का पीएच मान होता है। जो पानी होता है वाटर, ये पानी का पीएच मान होता है 7। पानी का पीएच मान 7 होता है। उसके साथ आ जाओ मानव लार। लार का पीएच मान 6 से 8, वही बता दिया है। कभी लार आपकी अम्लीय और क्षारीय होती है। प्लाज्मा मतलब रक्त, रक्त का पीएच मान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे नोट करके रख लेना। ये रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पे बेकिंग सोडा देखेंगे। बेकिंग सोडा पीएच मान इसका 9 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 9। और जो आपके पदार्थ, आपके पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है, उसकी गोलियां जब खाते हैं प्रति अम्ल वाली, तो इसका पीएच मान होता है 10। और आपका NaOH क्षार का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। सबसे ज्यादा पीएच मान आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सबसे अधिक क्षारीय आपका NaOH होता है, और सबसे अधिक अम्लीय, ये जिसमें अम्ल की सांद्रता ज्यादा होती है, वो HCl होता है। ये आगे हम बात करते हैं इसी में कुछ की पॉइंट्स की, कि यहाँ से जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल के कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो हमें याद करके रखना है। सबसे पहले तो पीएच स्केल एक होता है जिसमें 0 से लेकर आपके 14 तक अंक होते हैं, जिसमें 7 विलयन के उदासीन का मान होता है। जो विलयन उदासीन होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा है तो उसका मान क्षारीय होता है। आगे देखते हैं कि जो मानव शरीर होता है और शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सबका पीएच मान 7 से लेके 7.8 तक होता है। जितनी भी क्रिया, चाहे आपकी लार हो, आपका स्टमक, पेट के अंदर का अम्ल, उसका थोड़ा सा कम होता है। क्रियाओं में जितने भी पीएच मान आते हैं, सबके यहाँ पे जो है पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेके 7.8 तक। रक्त का स्पेशली 7.4, ये याद करके रखना। इसके बाद पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब होता है HCl। भोजन पेट में प्रवेश करता है या पेट के पीएच को 1 से